हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है। लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is blood pressure. Friend, what do you mean to blood pressure? Here you have already learned that during to the septoils there is a ventricles is a contract and force the blood into the arteries, and which carry it is to all part of the body. The flow of the blood in the arteries is except to pressure on their elastic wall. This is a pressure is called to the blood pressure. There is a pressure arteries exit, there is a pressure on their elastic balls. This is pressure is called to the blood pressure. The pressure of the blood at the time of ventricular contraction is a high and called to the systolic pressure. Systolic is a pressure when the ventricles are relaxed and they are begin to fill by their blood. There is a drop is a pressure. This a lower pressure is called to the dystolic pressure. Dystolic pressure is here, and there is a low pressure too, and there high pressure is called to the systolic pressure. Systolic pressure is the high blood pressure, and diastolic pressure is the low pressure. And this too is the pressure can be measuring in the arteries of the arm. There is a pressure is the measurement by arm. The device used by the measuring of blood pressure is called to the sphygmometer. Sphygmometer is the used by the blood pressure on measuring. Sphygmometer. The readings of 120 to 75 mean that a person's systolic pressure is 120 mm of the mercury and systolic pressure is a 75 mm of mercury. There is a normally is a reading of 120 upon 75. There is a measuring of person's systolic pressure. Here is the 120 is a measuring of mercury and there is a systolic pressure.
and diastolic pressure is a 75 mm of mercury. A typical is reading for the healthy adult is a 120 plus minus, here is a 570 plus minus 5 mm mercury. There is the most important here, there is the plus minus 5. Friend, here is a mistake, is a 120 plus minus 5 and 70 plus minus 5 is a mercury's measurement. There is a mistake, 570 is a wrong, is a formation, is a 5 is a 120 plus minus 5 and other is called to, there is a diastolics is a 70 plus minus 5. There is a systolics is a 120 plus minus 5. It a systolics and 70 is a dystolics is plus minus 5 is a mercury. The difference between two dystolics is the systolic pressure can be felt as a thumb in there is a arteries of the breast. This is a focal area of breast is the called pulse, and the number of pulse felt is a particular point on the breast due to systolic there per minute is called pulse rate. It's called to the pulse rate. It is equal to the number of heart beat is around 70 beats per minute for normal adult. There is the 70 beat per minute for a normal adult. दोस्तों यहाँ पर जो है हम रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लड जो है प्रेशर आजकल के जीवन में हर कोई अपना चेक करवाता रहता है, कहीं मुझे ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, कहीं लो तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं हूँ। आज जहाँ भी जाओगे डॉक्टर के पास जो है ब्लड प्रेशर सबसे पहले चेक करता है। आखिर वो ब्लड प्रेशर क्यों चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर होती क्या है और ब्लड प्रेशर से हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके विषय में हम जो चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि प्रकुलन यानी हृदय के संकुलन के दौरान नीले संकुलन हो जाती है और रक्त को जो है बलपूर्वक ध्वनि में प्रभावित करती है। आपको पता है कि हार्ट का काम क्या होता है, लब एंड डब, लब डब होता है। लब डब आखिर करता क्यों है, ये जो होता है ब्लड को प्रेशर के साथ बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड को जो है फ्लो कराता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो है बलपूर्वक ध्वनि में प्रभावित कर देता है और ये ध्वनियाँ रुधिर को जो है सारे शरीर में ले जाती है। धमनियों में प्रभावित हो रहा रुधिर उनकी प्रत्यक्ष भित्ति पर दबाव डालता है। इसी दबाव को जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं और यही दबाव जो होती है ब्लड प्रेशर कहलाता है। देखिए अगर ब्लड प्रेशर जब हाई कब होता है, जब आप या तो गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, या आप जो कभी कोई भारी काम कर लेते हो तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक जो होता है हाई रहता है, या आप पौड़ी चढ़ते हो तभी भी जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। और लो कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आपको चक्कर आएगा, कमजोरी आएगा। तो इस कंडीशन में जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सब कारण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर ब्लड प्रेशर का रखता है। कहते हैं धमनियों में प्रभावित हो रहा रुधिर उनकी प्रत्यक्ष भित्ति पर दबाव डालते हैं और इसी दबाव को जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है। नीलिया के संकुलन के समय जो है रक्त दाब अधिक उच्च हो जाता है और उसे जो है प्रकुलन दाब यानी सेटोलॉइक्स प्रेशर कहते हैं, यानी इसको हम प्रकुचन दाब कहते हैं, जिसको सेटोलॉइक्स नाम दिया गया है, ठीक है। नीलिया में जब स्थिर होता है तब दाब घट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुशीलन दाब यानी डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के आप प्रेशर मेजरमेंट करते हो। अगर अधिक उच्च दाब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेटोलॉइक्स एंड जो निम्न दाब हो जाता है उसको हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रक्त दाब को मापने वाले जो यंत्र को जो हम क्या कहते हैं, सिफगोनोमीटर, सिफगोनोमीटर कहते हैं। यानी इसका जो मतलब होता है दोस्तों ये होता है, सिफगोनोमीटर जो होती है ग्रीक वर्ड सिफो मीन्स पल्स लिया गया है और संबंधन का मतलब है मंस, ठीक है, और मंस या हैंड, ठीक है, और हाथ होती है और यहाँ मीटर का मतलब होता है फ्रेज मीटर मेजरिंग मापन। तो इस तरह जो है आपका सिफगोनोमीटर का जो है निर्माण हुआ है। तो इन्हीं शब्दों से ये मिलके बना है, यानी मापन होता है, हाथ होता है और इसमें पल्स होती है। तो सबको मिला के जब आप नाम यहाँ पर उच्चारण करोगे तो उसका नाम जो बनेगा सिफगोनोमीटर बनेगा, ठीक है। सिफगोनोमीटर जो होती है ये ब्लड प्रेशर नापने की एक यंत्र होती है, मशीन होती है। कहते हैं यहाँ पर रक्त दाब को जो है पाठक जो है 150 से लेकर 75 का अर्थ है कि व्यक्ति का संकुलित दाब जो है 120 है, ठीक है। 120 जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, सेटोलॉइक्स, और जो 50-75 होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर यानी अनुशीलन कहते हैं। कहते हैं एक श्वास व्यास की जो है प्रतिरूपी पाठक यानी उसका जो मापन आप देखोगे तो कहते हैं 120 प्लस माइनस 5 हो सकता है। देखिए 120 के ऊपर
5 हो जाए और नीचे हो जाए तो ये नॉर्मल ही होता है, इसको हम गलत नहीं कहते या कम नहीं कहते। ठीक ठीक है ना, यानी 15 पे भी हो 25 पे भी हो फिर भी जो है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही कहलाएगा। लेकिन जब 75 भी जो है 75 जो कि आता है डिस्टोलॉजिक्स में आती है, यानी 75 जो है प्लस माइनस जो है ऊपर नीचे रहेगा तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे इसमें मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ 575 दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर आप याद रखना कि 120 प्लस माइनस 5 है, ठीक है, और 75 प्लस माइनस 5 जो है एम पारा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया गया 570 दिया हुआ है जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है तो आप इसको मत मान लेना। याद रखना कि 120 प्लस माइनस 5 होता है, ये किस में होता है, सेटोलॉइक्स में होती है, और 75 प्लस माइनस 5 जो होती है वो होती है आपका जो है इसमें डिस्टोलॉजिक्स में मापा जाता है, यानी 80 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है पारा आपको दिखाएगा, जो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है उसको आप मान्यता नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर जो है एनोथ्लिनिक्स यानी जो है डिस्टोलॉजिक्स तथा जो इसमें सेटोलॉजिक्स दाबों का अंतर जो है कलाई पर ध्वनि की संकेतन यानी ड्रॉप्स के रूप में महसूस किया जा सकता है। अगर आप अपने हाथों में जो है कलाई पे अगर देखोगे तो धड़कन के रूप में आपको यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। कलाई पर इस धड़कन को संपादन यानी पल्स कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इस स्पंदन को नब्ज या नाड़ी भी कहते हैं, और यह धड़कन की प्रति मिनट संख्या को नाड़ी दर कहलाता है। यानी आप इसको अगर प्रति मिनट के हिसाब से तो डॉक्टर जो होता है आपके यहाँ पर हाथ पे रखता है और घड़ी की सुई भी देखता रहता है कि आपने 1 मिनट में कितनी बार आपका जो है नब्ज धड़का है। तो ये भी जो है नब्ज जांचने का एक तरीका है, और इसको जानने का भी तरीका है कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर कैसा है, मेंटेनेंस हो रहा है। क्योंकि पहले के समय में कोई ब्लड प्रेशर मशीन नहीं थी, आधुनिकता थी नहीं, तो डॉक्टर जो होते थे आपके हाथ पकड़ के ही आपको ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा लगा लेते थे और काउंट करके पता कर लेते थे। लेकिन कहते हैं आज आधुनिक समय है तो आप इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में जो है डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो कहते हैं इस तरह से जो है हम नब्ज को धड़कन को हम प्रति मिनट नापते हैं। धड़कन प्रति मिनट संख्या को हम क्या कहते हैं, नाड़ी दर कहलाता है। कलाई पर एक स्थान के ऊपर महसूस भी की जाने वाली धड़कन सुनने के कारण ही होता है कि प्रति मिनट संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। ये संख्या हृदय संबंधों की संख्या के बराबर ही होती है, अर्थात सामान्य व्यास में जो है लगभग 70 स्पंदन प्रति मिनट होती है, यानी 70 जो है प्रति मिनट धड़कता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। The next topic is lymphatic system. The lymphatic system is the most important here. Our body has a presence of 2 kind of circulating fluid, is the blood and lymph. There's of this has been to as a fell there first is the blood in our own body, but the lymph is remain unnoticed even if the ozone out at any point of injury because it is a colorless. The lymph is there a colorless substance there is in body, and this system is a consist of a series of branching vessels and a connection of the lymphatic organ. Let's understand a continuous exchange of materials between the blood capillaries and the intercellular fluid. The fluid present between two cells of tissue and goes on some important component like a protein that could not be seen back to be blood capillary from the intercellular fluid are taken up to the lymphs is the capillary is a lymph, and there is a drain into the veins in their lower neck potential their body and subcutaneous veins, and the lymph is should be regarded as a modified tissue fluid. There is a lymphatic system is the most important. There is the protein that could not be back to the blood capillaries. That is most important, and there is the colorless. There is a color is a lymphos as the injury. There is not about things to unnoticed event is a zone. There is the not noticed because it is a colorless. The clear colorless liquids moving out of capillaries wall is called the lymph. The lymph is the come into direct contact with the body cell. Here show the diagram is the most important here. The flow of the lymph between two capillaries and lymph vessel. There is a gland cells here and absorbed by the gland cell. There is secretion of the cells excreted into the duct and used as fluid is drained into the lymph vessels, and there is a lymphatic system. There is the RBC and capillaries also is present here. There is the most important structure for the flow of the lymph between two capillaries and lymph vessel. Here is a function of the lymph. There is the supply nutrition and oxygen to be those part of the body where
blood connect to the rich and drain to a way to seize tissue fluid from extracellular space and pour back into the blood. And the third is absorb and transport fat absorbing from a small intestine. There is the most important feature for here. There are functions absorb from a small intestine of the fat. And the fourth is the collection nitrogen based. There is the most important for here the collection of nitrogen waste. And the lymphocyte is the antibodies present in the lymph cell to the removing bacteria. And the B part is different between two blood and lymph. Here there is a blood different from a lymph. There is a number of way I am showing this is a close this here is a and the box the difference between the blood and lymph. There is a blood the red is a color due to presence of hemoglobin, but lymph is their colorless fluid and their blood is the flow up rapidly, but is the lymph is the flow is very slow and containing RBC, WBC and platelets and plasma in a blood. There is lymph is the containing plasma and WBC only. There is a means to colorless. The here others are root and lymphous flow here, tissue space, lymphous capillaries, phlegm vessels, and subclavians, veins, and their heart. There is a starting for the tissue space and goes back to the heart. But the other side is the blood is the flow of the heart and arteries, capillary veins, and as it is heart. There is a clear colorless fluid that is collect into the ballista and provide to the protections of the underlying tissue in the lymph. The lymphatic system is consists of a large number of lymphous ducts at the lymphous node and the lymphous vessels here shown in this picture. It's a lung is a pumping to mechanism, fluid is a pushed by there is a muscles movement. The lymphous node is a scattering is a throughout their body. There are some concentrated in the necks and afferents to the gland. There is a lymphatic duct and lymphatic system here and thoracic ducts also present in this diagram. There diagram of lymphous vessel and lymphous gland. There is the lymphous node is also present in figure and the thorax duct is here. This is the most important diagram for a lymphous vessel and lymphous gland. They are defined to the lymphous node. Each node is the clamps of the tissue housing a number of lymphocytes. There is a node act as a filtrate for bacteria, viral particles, and the cancerous cells. The cancerous cells are there. And there is a resident lymphocyte is exactly the attack to the disease causing the germs and pathogens. The lymph node is the most important for the human body. There is immediately is the attack to disease causing to germ cell and pathogen for here. There are particles and the cancerous cells for their present on lymph nodes and there are virus, bacterial and there is a cancerous cell is the attack for immediately. The spleen is the toxis is the lymphocytes organ and spleen. Spleen is it is the largest lymphocytes organ and has a flowing function. There is a hemophagocytes is the formation of blood cells in factors and the destruction of the old and worms out of blood cells and then as to the term as a grafts as a yards of RBC. And there is a third is the blood reserved for hair and the defines to the action of the एफिगस बैक्टीरिया फॉर देयर। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ लसिका तंत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ अपना स्थान रखता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के परिसंचारी तरल होते हैं, एक तो रुधिर होता है और एक लसिका होती है। यानी इसमें से पहले अर्थात रुधिर के बारे में आप स्वयं पहले शरीर में देख और महसूस कर चुके हों, लेकिन लसिका क्योंकि रंगहीन होती है अंततः आप इसे शरीर की बाहर निकलने पर भी नहीं देख पाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि लसिका जो होती है वो रंगहीन होती है यानी कलरलेस होती है। यह तंत्र श्रृंखलाओं में पाई जाने वाले सकित वाहिकाएं और लसिका अंगों के समूह से ये बना होता है। तो ये इसके बारे में हम जो है विस्तार से जानने की कोशिश करें कि रक्त कोशिका और अंतरा कोशिका तरल उत्कों की कोशिका के बीच विद्यमान तरल के बीच एक सतत विनिमय होता रहता है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि प्रोटीन आदि जो अंतरा कोशिका तरल का वापस रुधिर में नहीं ले जा सकता है वे लसिका कोशिका द्वारा जो है लसिकाओं के रूप में इस तंत्र में जो है लिए जाते हैं और इस तंत्र के जरिए जो है गर्दन गीवा के निचले भाग में स्थित सिराएं जो है अधरचुक सिरा जो है स्क्लेरोलियम वेन्स में छोड़ दिए जाते हैं। लसिका को जो है रूपांतरण तो ऊतक के तरल माना जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
कहते हैं लसिका एक अवश्य रंगहीन द्रव्य होता है जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल आता है और लसिका शरीर की समस्त कोशिकाओं के सीधे संपर्क में बना रहता है। तो ये लसिका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान अपना रखता है। यहाँ पर आप देखोगे कि लसिका तंत्र के जो है विस्तृत डायग्राम दिखाया गया है कि कोशिका और लसिका वाहिका। तो ऊपर देखोगे जहाँ ए से रिप्रेजेंट किया गया है वो है कोशिकीय भित्ति द्वारा प्लाज्मा का विसरण कर रहा है, और यहाँ बी के पार्ट के पास देखोगे तो ग्रंथि कोशिका दिखेगा और ग्रंथि कोशिका द्वारा अवशेषण दिखाएगा, और सी पार्ट जो होगा दोस्तों इसमें कोशिका के श्वेत के नलिका में उत्सर्जित होगा। और यहाँ डी को जो दिखाया गया है उपरोक्त में लाया गया और अतिरिक्त तरल लसिका वाहिनियों को निकल जाता है। और दूसरे साइड अगर देखोगे तो यहाँ ऊपर होगा कोशिका होगा, आरबीसी होगा और लसिका वाहिनी होगी। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर में जो है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखिए यहाँ पर हमने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि लसिका के कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फोटिक्स, इट मीन्स लिम्फस। जैसे उन भागों में जहाँ रक्त नहीं पहुँच सकता है पोषण तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। देखिए जहाँ तक जो है ब्लड अपना भोजन नहीं ले जा पाता है वहाँ पर जो है लसिका जो है भोजन जो है यानी पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, यानी बहुत रेयर काम करता है। जैसे कि आप भी रेयर काम करोगे यहाँ पर कि जो है इसका लिंक को है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे और इसको दूसरे बच्चों को हेल्प भी करोगे। तो ये भी एक रेयर काम होता है। कहते हैं आज के समय ऐसा आ गया है जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है। यहाँ तो लोग वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं भाई हम तो हो गया, हम तो देख लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सदैव ही बच्चों को अच्छे ज्ञान के प्रति अग्रसर कराने की कोशिश करता है। तो कहते हैं अगर आपको ये बताया जा रहा है कि मुझे दूसरे बच्चे भी इम्पोर्टेंट है तो ये जो है आप सोर्स बन सकते हो, आप मेरा हेल्प कर सकते हो। और ये हेल्प तब होगा जब इसको क्या करोगे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टेक्ट में कोई 50 या 100 व्यक्ति होंगे वो भी वो देख सकेंगे, जिनकी ज़रूरत होगा वो जो है उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे क्या होगा जब भी वीडियो डालूंगा तो वो भी देख पाएंगे, यानी आपके थ्रू जो है ये आगे बढ़ेगा। तभी तो जो है एक चैन बनाना है आपने। तो दोस्तों इसको भूलना मत, क्योंकि आपको रेयर काम करना है। देखिए सब ने ऐसा काम करते हैं, किसी चीज़ को लगा के जो है रख लेते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, चाहे गाना हो चाहे सॉन्ग हो, तो हम अपने दर्द दुख को दिखाने लग जाते हैं। लेकिन एक यूनिक बात होगी कि हम पढ़ाई वाले बातों को जो है यहाँ ऐड कर रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे दूसरे जो है इससे लाभान्वित हो। तो ये काफ़ी यूनिक है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करता है कि पढ़ने वाला चीज़ को जो है लिंक पे लगा ले, ठीक है, या कोई स्टडी सेंटर को लगा ले, जिससे क्या होगा कि दूसरे को इससे हेल्प हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे लसिका तंत्र का होता है कि लसिका तंत्र वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर ब्लड जो है भोजन या पोषण लेके नहीं जाता है। तो आपने भी उसको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, जहाँ तक वो समझ नहीं सकता। वहाँ तक जो है आपने इस लिंक को आगे लेके बढ़ाना है और त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव भी करना है। तो यही है लसिका का भी काम कि वो वहाँ तक रक्त नहीं पहुँचता है, वहाँ तक जो है लसिका पोषण और ऑक्सीजन आपूर्ति करता है और कोशिका बाहर जो बाहरी अवकाशों में से अतिरिक्त उत्तक तरल को निकाल कर वापस रक्त में डाल देता है, यानी जो अतिरिक्त होते हैं गलत चीज़ें होते हैं उसको हटा देता है। देखिए हमारे ब्लड का भी कितना अच्छा काम है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थों को वो ग्रहण नहीं करती है, नहीं ले जा सकती है, क्योंकि हमें इससे नुकसान होता है। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ ना कि आप कोई भी गलत काम ना करें जिससे कि देश पे और आपके परिवार पे कोई तरह का प्रभाव पड़े और इससे जो है आपका जीवन में कुछ उथल पुथल हो। तो इस चीज़ों से हमें बच के रहना है, क्योंकि आज के समय जो है बहुत आधुनिक है। आपको पता है कि हर भोजन में हर चीज़ों में जो है कीटनाशक मिले हुए हैं, हर चीज़ों में जो है मिलावटी चीज़ आ रहे हैं, तो लोग के जो है मन क्षमता कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो आपको भी यहाँ पर कंट्रोल करना है खुद को और जीवन को जो है एक सादगी भरा जीवन लेके चलना है। कहते हैं दोस्तों सभी चीज़ जो होता है समय पे ही होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, ना कोई क्रिया होती है ना कोई कर्म होता है। तो याद रखना कि हमें एक अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा जो है माता पिता का बच्चा बन के हमें दिखाना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है कि यहाँ पर रक्त जो होती है, जो प्लाज्मा होती है, मीन्स यानी लसिका जो तंत्र होती है वो जो है वापस जो है वो ब्लड को भेज देती है जो अवशिष्ट होता है।
कहते हैं क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में से वसाओं को अवशोषित कर उनकी परिवहन करता है। देखिए ये जो आंत में जो वसाएं होती है जो पूरी तरह से नहीं पच पाती है उसको अवशोषित करके उनको परिवहन करती है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर रहेगा। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को एकत्र करता है, देखिए जितने भी बॉडी में हमारा नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ना उसका इकट्ठा करने का कार्य जो है लसिका का तंत्र का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर को जो है गलत कर सकते हैं, हमारे साथ इफेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद है लिम्फोसाइड यानी लसिकाणु। लिम्फोसाइड लसिकाणु जो होती है एक प्रतिपिंड जीवाणुओं को हटाने में भी सहायता करता है, यानी जो है ये एंटीबॉडीज की तरह करता है और जो जीवाणुओं को हटाने में भी इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी मैंने कहा था ना आपको कि हर अंग जो है यहाँ पर कार्य करता है, सबका अपना विशिष्ट कार्य है, तभी कहते हैं इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबका अपना एक विशेष महत्व रहता है। कहते हैं रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को भी हमें मिला है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों इस जर्नल बात है और आसानी से आप जो है इसको याद कर सकते हो कि इसका रंग जो है लाल होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और लसिका जो होती है रंगीन होती है, ठीक है, और इसमें रुधिर में जो है तीव्र से प्रभावित होती है यानी तीव्रता से प्रभावित होती है, लेकिन लसिका जो है बहुत धीमी गति से प्रभावित होती है, इसलिए उन पार्टों में ये जाती है जहाँ पर जो है रक्त नहीं जा पाती है। कहते हैं इसमें रक्ताणु, श्वेता और पटिकाणु और प्लाज्मा होती है, यानी आपको पता ही है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर, लेकिन लसिका में जो होती है सिर्फ इसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही होती है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी के बारे में आप लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये लसिका तंत्र में पाई जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। अब उसके बाद है हमारा जो यहाँ देखोगे एक फ्लो चार्ट रुधिर प्रवाह का मार्ग, तो आपको पता है रुधिर प्रवाह के मार्ग जो होते हैं हृदय से स्टार्ट होता है, धमनी में जाता है, कोशिकाएं में जाती है, सिराए में जाती है और रिटर्न होकर हृदय में ही आपस चली जाती है। तो इस तरह जो है रुधिर का अपना कार्य होता है। लेकिन लसिका तंत्र जो होता है, लसिका प्रभाव की मार्ग जो होती है ये ऊतक अवकाश से शुरू करती है और लसिका कोशिका में जाएगी, फिर लसिका वाहिका में जाएगी और उद्धृतृक सर्कुलेशन सिरा के साथ वो हृदय में प्रवेश कर जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। कहते हैं कि फोफला पड़ने पर, जब फोफला पड़ जाती है किसी के व्यक्ति में तो उसमें जो है स्वच्छ रंगीन तरल इकट्ठा हो जाता है और वो लसिका ही होता है और वह लसिका वहाँ उसके नीचे स्थित ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी फोफला जब पड़ जाती है किसी को तो यहाँ पर लसिका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर है। कहते हैं लसिका तंत्र अनेक लसिका वाहिनी, लसिका पर्व और लसिका वाहिकाओं से बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तंत्र में पंप करने वाला हृदय जैसा कोई अंग नहीं माना जा सकता, यानी इसमें तंत्र में पंप करने वाला हृदय जैसा कोई अंग नहीं होता है। यह जो है तरल पेशी गतियों के द्वारा धक्का दिए जाने पर प्रभावित होती है, यानी जब ये पेशी गति करता है, धक्का लगता है, तब जाके ये कार्य अपना स्टार्ट करता है। लसिका पर्व जो है समस्त शरीर में फैली हुई होती है, यानी डायग्राम में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लसिका तंत्र जो होती है शरीर के विभिन्न पार्टों में फैली होती है। ये खास तौर से गीवा यानी गर्दन, कांस, बंगलों तथा जांघों में केंद्रित होती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हो लसिका तंत्र के विभिन्न पार्ट, जिसमें दायां लसिका वाहिनी दिखेगा, लसिका तंत्र वही पक्ष वाहिनी दिखेगा और लसिका पर्व। तो ये देख सकते हो कि शरीर के विभिन्न पार्टों में जो है इसका अपना दबदबा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लसिका पर्व। देखिए लसिका वर्ब जो होती है एक तरह से प्रत्येक लसिका वर्ब उसके उसको है एक गुच्छा होती है जिसके भीतर अनेक लसिकाणु विद्यमान होते हैं। ये फिर छन्नाइनेशन फिल्टर जैसा कार्य करते हैं, जिसमें वे जीवाणु, वायरस, कणों तथा कैंसर कोशिकाओं को छानते हटाते जाते हैं। यानी कैंसर कोशिकाओं को भी लसिका पर्व जो होती है हमेशा छानते हटाते रहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है और जीवाणु और वायरस को तो करता ही करता है। तब उपरांत इसमें जो है टीके वसे लसिकाएँ तुरंत जो है रोगजनक और जो है रोगाणुओं पर आक्रमण करते हैं। और फिलहाल यानी तिल्ली और टाइनिस भी ऐसे ही लक्षणी का जैसे अंग होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है फैल है यानी स्पेन। देखिए फैला जो होती है स्पेन कहलाता है। ये सबसे बड़ी जो है लसिका यानी जो है लिसिकानुमा अंग है और निम्न कार्य इसका जो होता है, इसमें रक्तोपत्ति यानी हेमोफ्राडियस ग्रीक होम मीन्स रुधिर और प्लस पाइबस ट्रिकोस से उत्पन्न जनन बनाना यानी रक्त कोशिका का बनना इसी में संभव होता है। कहते हैं पुरानी पड़ गई और घिसी पीटी रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करना इसी का कार्य होता है और इसलिए इसे जो है आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यानी इसको हम जो कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना स्प्लेन
SPLLEN स्प्लेन होता है जो कविस्तान कहलाता है, यानी पुरानी पड़ गई घिसी पिटी रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करना इसी का काम होता है, यानी इसे जो है RBC का कविस्तान कहा जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो है केवल 120 दिन तक ही ब्लड जो है जिंदा रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। रुधिर का जो है भंडारण यहीं होता है, सारे रुधिर का जो भंडारण है इसी जगह होता है, और जीवाणु अभक्षण और सुरक्षा प्रदान करना भी इसी का कार्य होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। The next topic is immunity. Friend, immunity is the most important factor over here. Immunity is the you are already learned. The body of the ability to resist of the protect itself from the harmful effect of disease producing a substance or organic is called immunity. Immunity is the most important for the harmfully is their protection. Any substance that according to the production of the antibody is a response of the body metabolism. It is known as the antigen. There is a metabolism is known as antigen, and antigen may be a bacteria, virus, or allergy, such as a pollen grain, which is causing to the allergy. There is an antigen, and then labeled to the body to protect itself with the help of antibody produced by their lymphocyte, mean WBC. The immunity could be a natural and acquired. Friend, here the immunity could be a natural and acquired. Natural immunity is the birth. There is a natural immunity is the our birth, and acquired immunity developed during to the lifetime. There is the immunity developed during to the lifetime. It is developed due to exposure to a disease or by their vaccination. The vaccination is the most important for the immunity boosting. There is a acquired immunity are two types. There acquired immunity has here two types: active immunity and passive immunity. The active immunity is developed during the exposure to the disease causing of germ. There is a active immunity is developed during to the exposure to a disease causing to germ. There is a body produce antibodies that remain in the blood to prevent of further infection by their particular pathogens to disease causing of organism. The vaccination containing of weekend to the germ to the administrated to the provide to active immunity. This means to DPT vaccines weekend to the germ is administrated to the provide active immunity. So here DPT is vaccines is there here is a given for the developing immunity against to the diphtheria, pertussis, is a whoopings, cough, and the tetanus and BCG vaccine is given for immunity against the tuberculosis. There are BCG vaccines give a immunity of against the tuberculosis, mean TB. There is a people also develop immunity against the chicken pox, smallpox, and measles after the suffering from this disease. This is the immunity is usually lifelong immunity. And second is a passive immunity. Friend, here this form the immunity is a short-lived. It is developed by the injecting a ready-made is an antibody collected from to other animals. Anti-tetanus and the serum ATS vaccines provide to temporary immunity against the tetanus, and a vaccine is the sample of antigen too small to causing of disease, but enough is to produce antibodies. The vaccine has been to developing from a number of disease like a polio, mumps, measles and tetanus, diphtheria and cholera. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरक्षा। देखिए इम्यूनिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने आप लोगों को इम्यूनिटी के शब्द से परिचित जरूर करा दिया है। आखिर ये प्रतिरक्षा होती क्या है, इम्यूनिटी होती क्या है? दोस्तों आपको पता है कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान जन्म लेता है, तो इम्यूनिटी जो होता है उसकी माँ से प्राप्त होता है। जब वो पहला दूध जो माँ के पीता है तो कहते हैं उसमें हर तरह की इम्यूनिटी होती है, हर तरह की बीमारी से लड़ने का जो है उसमें चीज़ें होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को कहा जाता है कि प्रथम दूध जो है माँ का पिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के ज़माना जो है मॉडर्नाइज हो चुका है। आज हम इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी बेशक नहीं ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को दूध पिलाने के लिए माता जो है सक्षम नहीं होती है, क्योंकि आज जो है वो काम काजू है और बच्चों के लिए समय भी उनके पास नहीं रह पाता है। कहते प्रतिरक्षा शरीर की उस क्षमता का नाम है जिसमें शरीर रोग पैदा करने वाले पदार्थ जीवों से जो है
हानिकारक प्रभावों की प्रतिरक्षा हमें करती है, अर्थात उनसे अपने आप को हमें बचाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी जो होती है वो हमें चीज़ों से बचाना जो है उसका कार्य है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर के ऊपर बताए गए प्रकार की अनुक्रिया पैदा करती है प्रतिजन यानी एंटीजन कहलाती है। ये प्रतिजन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, वायरस अथवा एलर्जी के रूप में भी हो सकती है, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं, जैसे परागण कण। परागण कण जो होते हैं दोस्तों धूल कण होते हैं, जिससे भी लोगों को जो है एलर्जी होती है। कहते हैं शरीर की उपापचय अनुक्रिया के उत्तर में जो है प्रतिपिंड का उत्पादन करने वाला कोई भी पदार्थ जो है प्रतिजन कहा जा सकता है। यह प्रतिजन जो है जीवाणु, विषाणु या एलर्जी जैसे परागकण जिसके कारण एलर्जी होती है। प्रतिजनन जो है प्रतिपिंडों की सहायता से शरीर की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं प्रतिपिंडों का उत्पादन जो है लक्षकाणु यानी WBC ही होता है। आपको पता है कि WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो कि बहुत काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। यही जो होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए, दो प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र होती है, एक प्राकृतिक होती है, दूसरा अर्जित होती है। प्राकृतिक का मतलब जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो जन्मजात होती है, यानी ये माँ से मिलती है। माँ जब बच्चों को दूध पहला पिलाती है तो उसमें हर तरह के जो है प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा शक्ति मिलती है। और दूसरा जो होता है अर्जित, जो हम लाइफ में रहते हुए जो है इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारा बनाया गया था कोरोना वायरस में भी बनाया गया था, एंटीबॉडी बनाया गया था जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तगड़ा करने के लिए दिया गया था। कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो है नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है जन्मजात होती है। ठीक है, ये जन्म से हमें मिलती है। और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है जिसको हम एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं, जीवन काल के दौरान उत्पन्न होती है। यह तो किसी भी रोग के हो जाने अथवा टीकाकरण के कारण पैदा होती है। आपको पता ही है, अगर मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, अगर एक बार हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होता है। कहते हैं रेयर केस होती है जिसमें 2-3 बार व्यक्तियों को हो जाता है, लेकिन एक बार में ही जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्योंकि जो हम एक बार अगर हमें चिकन पॉक्स होता है तो वो जो होता है उस वायरस को हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होती है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, और जब दोबारा वो अटैक करता है हमारे बॉडी पे तो उसको फाइट करके नष्ट कर देती है। लेकिन रेयर केस होता है जब इंसान वीक होता है, कमज़ोर होता है, तब जाके स्मॉल पॉक्स होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आप टीकाकरण के द्वारा भी इससे बच सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स के और जो है कई बंदे की मृत्यु तक भी हो जाती है, इवन बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जा सकता है। ठीक है, कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा के दोस्तों यहाँ पर जो है 2 प्रकार होते हैं। इसमें जो होता है ये जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह किसी भी रोजाना के कारण उत्पन्न रोगों के जो है प्रभाव के फलस्वरूप बनती है। इसमें शरीर जो है प्रतिपिंड बनाता है जो रक्त में मौजूद रहते हैं और उस विशिष्ट रोजाना अथवा रोग के पैदा करने वाले जीव के और आगे हो सकने वाले संक्रमण को रोक देता है। ठीक है, इसमें दुर्बल किए गए रोगाणु से जो है युक्त वैक्सीन से भी सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान होती है। जैसे कि DPT का वैक्सीन देने से जो है आपको पता है डिप्थीरिया जो होती है, डिप्थीरिया वो नहीं होती है। इसमें काली खांसी जो होती है पेरेक्टोसियस यानी काली खांसी कहते हैं इसको, और टेटनस तो आपको पता ही है जिसको साल में एक बार लगवाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी कील से या कोई भी जो है लोहे वाले पदार्थ से हो सकता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा बन जाती है। और 6 रोग के लिए प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए हम जो है BCG वैक्सीन लगा दिया जाता है। यदि चिकन पॉक्स यानी छोटी माता चेचक अथवा खसरा का रोग एक बार हो जाए तो उससे भी व्यक्ति को शरीर में उस रोग के लिए प्रतिरक्षा बन जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया के सामान्य आजीवन बनी रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है चिकन पॉक्स की बात किया गया है, यानी इसको छोटी माता के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं हमारे देश में जो है इसकी भावना होती है कि छोटी माता जब हो जाते हैं तो कोई दवाई ववाई नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें ये बात नहीं होती है। बात सिर्फ इतना सा होता है कि ये जो छोटी माता जब हो जाती है यानी जो है चिकन पॉक्स हो जाती है, तो ये जो होता है कोई दवाई अगर आप खाते हो तो वो जो होता है काफ़ी इसका एंटीबॉडी कार्य नहीं करता है और आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। तभी जो है इनको नीम के पत्ते पे रखा जाता है, ठीक है, या किसी चीज़ पे रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि तेल उलाप ना खाएं, क्योंकि इससे जो होता है इसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है। ठीक है, और ये जो होता है जो बीमारी जो होती है और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। तो इसमें कहा जाता है लोग इसको धार्मिक रूप में लेते हैं, चलिए किसी भी रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को रक्षा करना
अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं एक बार अगर छोटी माता हो जाए, ठीक है, चिकन पॉक्स हो जाए, तो दोबारा जो है लाइफ में कभी भी नहीं होता है। इसका कारण यही होता है कि जिस वायरस ने अटैक किया होता है उसके बॉडी पे, वो वायरस जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, यानी रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जब दोबारा वो हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो वो पहले ही फाइट करके उसको नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको होने का चांसेस जीरो हो जाता है। कई बार ये देखने को मिला है कि रेयर केस होता है जिसमें तो 2 बार या 3 बार भी हो गए हैं व्यक्तियों को, मैंने सुना है और जाना भी है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं रहती है, आपको सिर्फ जो है प्रोटेक्शन की जरूरत। जब इन व्यक्तियों को होता है तो उनको याद रखें कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उनके नज़दीक ना जाएं, ठीक है, उनके द्वारा वस्तु दिए हुए चीज़ों को न इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर एक बार 2 बार हो चुका है तीसरे बार भी होने के चांसेस बढ़ेंगे, और कई बार तो एक घातक भी सिद्ध होता है, ठीक है। इस वजह से जो है व्यक्ति के आई साइन भी चले जाते हैं, कई बार तो हेयरिंग भी चला जाता है और शकल उकल बिगड़ जाता है, तो जनरल सी बात है। तो इसको ना हो तो ही बेटर है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको दोबारा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमजोर है, ठीक है। उसके पश्चात है यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पासिव इम्यूनिटी। कहते हैं ये प्रतिरक्षा जो है तैयार शुद्ध यानी प्रतिपिंडों जो कि अन्य प्राणियों से प्राप्त किए गए होते हैं का इंजेक्शन देने से प्राप्त होती है, यानी ये इंजेक्शन देने से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो होती है अल्पकालिक होती है, यानी कुछ समय के लिए होती है। कहते हैं एंटी टेटनस सीरम, यानी एंटी टेटनस सीरम आपको पता ही होगा, इसको ATS भी कहते हैं, यानी टेटनस के प्रति अस्थायी प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। एंटी टेटनस अगर सीरम अगर लगाते हो तो इससे क्या होता है, 1 साल के लिए आपको टेटनस होने की चांसेस कम रहता है, यानी आपको जो है साल या 6 महीना तक प्रोटेक्शन आपको अच्छे खासा मिल जाता है। तो अगर आपको कोई लोह पदार्थ लग भी गया, लोहा लग भी गया है, तो उससे प्रतिरक्षा तंत्र जो है टेटनस जो है एंटी टेटनस सीरम जो है आपको इसके प्रति बचा लेगा। कहते हैं वैक्सीन प्रतिजन का एक ही नमूना है जो इतना छोटा होता है किसी रोग से जो पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रतिरोध बनाने के लिए पर्याप्त होती है। अनेक रोगों के वैक्सीन बनाए जा चुके हैं, जैसे पोलियो, कन्फोरा यानी गलकुस, मम्मस, खसरा, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजा आदि के लिए बन चुका है। इवन कि अगर सडनली बीमारी भी हुई थी कोरोना वायरस, उसके लिए वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन ये इतना कारगर है कि नहीं है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि हर समय जो है ये रिटर्न होके आ जाती है। The one next topic is cells of human system. Friend, here cells and human system, there is the most important cells of human system. The lymphocytes are the cells of the human system. There are lymphocyte is a cell of the human system. There are 2 major types of lymphocytes, T cell and B cell. The both revolve in the bone marrow. Friend, the T cell and B cell is developed by the bone marrow. Their formation of the bone marrow is T cell and B cell. Here show the difference between T cell and B cell. There is a most important for the exam view. There is a T cell is a mature thymus gland, but B cell is a mature lymphoid tissue like a tonsils and appendix. And there is a second is a T cells is the identify of antigen. Friend, here T cell identify the antigen. On the other side, the B cell is recognize antigen with the help of a surface receptor. And their third is the attack or directly. And here B cell produce a large number of antibodies for attack. And the other side is the lifespan is up to 3 to the 4 years. The T cells is their lifespan up to 3 to 4 years, but B cell is the antibodies are short lived. There is a most important for here. A person may be lack T cells or B cell or both. Such a person are highly prone to be an infection. There is a main of the B and T cell for the human body. When here immunodeficiency disorder, there is a immunodeficiency disorder mean IDD means immunodeficiency disorder. There is a hereditary congestion by the birth or acquired defect in immune response is called to the immunodeficiency disorder. From here, the SCID and AIDS means AIDS are 2 common examples such a disorder. There are T cells and B cell disorder is SCID and AIDS are the 2 common example for this disorder. The SCID means to the full form serve combined immunodeficiency syndrome.
This is the most important for the exam view is a full form of SCID. The sharp combined immunodeficiency syndrome is a causing due to their absence of both T cell and B cell. This infected to the person from a birth. There is a defective on person there a birth, and second is a AIDS, mean acquired immunodeficiency syndrome. The examiner asked the question of full form for the AIDS, mean acquired immunodeficiency syndrome. The causing considerable of reduction in a T cell. Here, reduction of a T cell and ultimate destruction of the immune system. It is a causing by the HIV. There is a HIV full form is human immunovirus. There is a HIV's full form is human immunovirus. You should now know there is the AIDS may be causing by, there is a AIDS causing by a sexual contact with a person infected with the HIV, and second is the blood transfusion from a HIV infected person, and third is a sharing of the contaminated needles with the HIV suffering or drugs addictions, and fourth is from infected mother to the fetus through the placenta. There is the most important spirit of AIDS. There is AIDS is the very dangerous disease. The one time is there a long time on the life. There is a spread by the sexual contact with a person infected with the HIV and blood transfusion for the HIV infected person. And other is the contaminated needles and drugs addiction. Also for the reason of spread of causing HIV AIDS. There are other is a mother to the fetus through the placenta. So is the most important for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका। देखिए हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है यानी इम्यूनिटी होती है, आपको पता है कि एक्टिव और पासिव टाइप्स की होती है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं यह प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है लसकाणु प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका होती है। लसकाणु का जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, टी कोशिका और बी कोशिकाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टी कोशिका और बी कोशिका है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं जो है अस्थि मज्जा यानी जो है हमारा बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखना कि टी और बी सेल जो होते हैं दोस्तों ये दोनों जो है आपके बोन मैरो में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके समक्ष आता है कि बी कोशिका और टी कोशिका में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है और बच्चों ने जो है इसमें अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत आसान है, इसको याद कर लेना कि टी कोशिका जो होती है थाइमस ग्रंथि में प्रवृत्त होती है यानी थायराइड ग्रंथि में जो है ये उत्पन्न होती है, और बी कोशिकाएं जो दोस्तों होती है वो लसकाव अंगों में जैसे ट्रांलोपेरिफेशिका में प्रवृत्त और एम्पोडेनिक्स में होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंदी के वर्ड थोड़ा टफ है, तो आप इंग्लिश में जो है बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो। ये कोशिकाएं जो है प्रतिजाणों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। यानी जो टी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में कोई भी प्रतिजन यानी कोई भी अनवांछित चीज़ प्रवेश करती है तो टी जो कोशिकाएं हैं उसको स्वयं ही नष्ट कर देती है, और बी कोशिका जो होती है एंटीजनों की पहचान अपनी सतह पर गायी अंगों के द्वारा कर लेती है। यानी बी कोशिका भी जो होती है अपने एंटीजनों की पहचान करती है। कहते हैं अपने का पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपनों की पहचान आप नहीं कर पाओगे तो जीवन में जो है हमेशा धोखा ही खाते रहोगे। ऐसा ही तो होता है जब HIV के वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो क्या करता है हमें धोखा देता है, हमारे एंटीबॉडी और एंटीजेन्स को धोखा दे के जो है वो अपना वहाँ पर दबदबा बना लेता है। तभी जो है एड्स जैसे बीमारी से हमें जो है छुटकारा नहीं मिल पाती है। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही कहता है कि ये सीधे आक्रमण करती है। टी कोशिका जो है डायरेक्ट आमने सामने अटैक करती है। बी कोशिका जो होती है आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में प्रतिपिंडों उत्पन्न करती है। ये भी जो होता है जो है दुश्मन से लड़ने के लिए जो है प्रतिपिंड उत्पन्न करती है, यानी एंटीबॉडी जो है ये उत्पन्न करती है जिससे जो दुश्मन बॉडी में प्रवेश किए हैं उसको नष्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर जो है टी कोशिका जो होती है इसके जीवन काल जो होती है कम से कम 3 से 4 वर्ष तक जिंदा रहती है हमारे शरीर में, लेकिन जो प्रतिपिंड थोड़ी ही समय तक रहती है उसके बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है एंटीबॉडी थोड़ी ही समय तक रहती है और फिर जो है ये नष्ट हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है।
देखिए किसी व्यक्ति में टी कोशिका या बी कोशिका अथवा दोनों ही कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है, यानी ये होती भी है और नहीं भी होती है। तो ये याद रखना, होता तो है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब आपके पास टी कोशिका और बी कोशिका नहीं होगा तो याद रखना कि संक्रमण की क्षमता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही कठिन भी होता है। कहते हैं प्रतिरक्षा जो है न्यूनतम से संबंधित विकार। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? कहते हैं प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया में होने वाले दोष, चाहे वो वंशागत हो चाहे जन्मजात हो, फिर भी अर्जित हो या प्रतिरक्षा न्यूनतम विकार कहलाता है। देखिए जो प्रतिरक्षा न्यूनतम होती है वो सिर्फ से कारण ये बनती है, या तो वो जन्मजात हो सकता है, बचपन से आपको न मिला हो, या हो सकता है कि आपके वंशज में यानी किसी को इस चीज़ की कमी रहा हो, वही गुण जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया हो। तो ये दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो आप कोई दोष से ग्रसित हो, चाहे वो वंशागत हो या जन्मजात हो। कहते हैं इस प्रकार के विकार के दो सामान्य उदाहरण हमारे समक्ष है। पता ही है आपको कि SCID होता है और दूसरा जो है एड्स होता है। ठीक है, एड्स तो आपको पता ही है कि ये जो है लाइलाज बीमारी जो कि यहीं से भी ट्रांसफ़र होकर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, या इसके कई कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन SCID जो है आनुवंशिकता से संबंधित रोग है, यानी इसको हम कहते हैं SCID का जो फुल फॉर्म होता है, जो कि एग्ज़ाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। तो इसका अर्थ होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो यहाँ पर जो है आपको बनाता है, जिसमें टी कोशिका तथा बी कोशिका दोनों ही के न होने से पैदा होता है और ये विकार जन्मजात होती है। यानी ये जो होती है SCID जो दोस्तों होती है ये जन्मजात होती है, यानी टी कोशिका बी कोशिका दोनों ही नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति को कितने तरह के संक्रमण का खतरा बना रहता है। कुछ भी होता है तो संक्रमित व्यक्ति जो है बहुत सडनली हो जाता है। उसके पश्चात एड्स है। एड्स तो आपको पता ही है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि एड्स को जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण कहते हैं, यानी उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र न्यूनतम संरक्षण कहलाता है हिंदी में, और वही इंग्लिश में आप जानोगे तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें जो है वायरस कौन होता है? HIV, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अर्थात मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, इसको कहते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के द्वारा टी कोशिका की संख्या में भारी कमी आ जाती है, अतः प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है यहाँ पर नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HIV एड्स जो होती है कई कारणों से फैलती है। क्या आपको ये बात पता है कि एड्स क्या कारण हो सकते हैं? देखिए किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से यानी शारीरिक संबंध बनाओगे तो इससे जो है एड्स होने की चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन ये तब बढ़ता है जब दूसरा व्यक्ति जो हो HIV एड्स कंटामिनेट हो, यानी उसको एड्स पहले से हो रखा हो। तो इस कंडीशन में जो है यौन संपर्क होती है तो इससे जो होगा, इससे HIV संक्रमण बढ़ जाता है। दूसरा जो है HIV ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो है रक्तदान। देखिए दोस्तों अगर कोई HIV व्यक्ति है और उसने रक्तदान किया है, अगर वही रक्त जो है दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है गलती से, तो उसको भी एड्स होने की चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पता है कि HIV ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जो है रक्तदान नहीं करने की बात कही जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है HIV पीड़ित अथवा नशा करने वाले जैसे मादक द्रव्य व्यवसीन के साथ संदूषित जो है सुई क्या एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किया गया। आपको पता है जो आजकल जो लोग नशे करते हैं वो एक ही सुई का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उसमें ड्रग्स भर लेते हैं और वो भी इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। तो इससे एड्स भरने की चांसेस 100% रहती है, क्योंकि उसका ब्लड जो है आपको पता है कि सुई में ब्लड लग जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति भी यूज़ करता है तो उसको भी ब्लड जला जाता है, तो ब्लड संपर्क हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो होता है डॉक्टर आजकल जो करते हैं, आप कभी डिस्पेंसरी या कहीं भी जाओ तो देखो कि जो व्यक्ति है आपके सामने ही उस रैपर को फाड़े, यानी इंजेक्शन के रैपर को फाड़े, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो भी कभी गलती कर जाते हैं कि जो कंटामिनेट सुई होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम देखा गया है, लेकिन बाई चांस कहते हैं ना हो भी जाता है, क्योंकि आज की दुनिया जो है एक जैसा नहीं है, हर कोई सही नहीं होता है। तो ये आपके लिए बहुत जिम्मेवारी बन जाता है कि आप किसी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाओ या आप ग्लूकोज चढ़ाता है तो देखो कि वो कंटामिनेट सुई तो नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है, या कभी यूज़ किया हुआ कुछ यूज़ तो नहीं कर रहा है, या रैपर से फटा हुआ तो नहीं यूज़ कर रहा है। तो ये सब आपको
जागना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस बीमारी के शिकार हो जाओगे। जब एक बार आप इस बीमारी का शिकार हो जाओगे तो आपको ये बीमारी जो है लाइफ टाइम आपका जीवन जो है नष्ट कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहता है, तो इसलिए आपको जो है जागरूक होना अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। चौथी बात जो है फैलने का जो है संक्रमित माँ से अपरा के द्वारा गर्भावस्था शिशु में पहुँचना। आपको पता है अगर माँ जो है HIV एड्स से पीड़ित है तो हो सकता है कि जो प्लेजेंटा है वो उसको अवशोषित कर ले और वो बच्चों को भी जाने की चांसेस बढ़ जाता है। The one next topic is disorder related to the blood and the heart. Friend, here is the most important topic, disorder related to blood and the heart. You must have heard to people suffering from the high blood pressure. In these people, the blood pressure is more than to normal to the 120 and upon 75, their state of having high blood pressure is called to the hypertension. There is a high blood is called to the hypertension. Hypertension is usually related to the stress, overweight, and age of faulty diet. There is the reasons for hypertension. There is the stress, overweight, and the age faulty diets. Another heart-related disorder is the atherosclerosis. There is atherosclerosis and arteriosclerosis. There is two types of disorder for the heart, and there are sometimes, especially if too much of a fatty food is taken over to long period, there is a tendency of their fat deposit on the inner walls of the arteries. Such a deposit is called to the atheroma. Atheroma and the disorder is atherosclerosis. There is a lemons to the arteries supplying to heart and consequently interfere into functioning of their heart. Also with the age the wall of the arteries harden and they lose their flexibility. The further there is may be deposit on their inner side of the wall of the arteries supplying their heart. This condition is atherosclerosis is there interfere with the normal functioning of the heart. The remedy their situation to the lumens of the arteries of the heart have to be avoided by the placing to the small pieces of tube stent. This is called to the ballonis and the angioplasties. There is sometimes the arteries maybe have to be replaced and the treatment is called to the heart bypass. There is the ECG is the most important electrocardiography. There is the heart of is electrocardiography is a machine which can record the heartbeat like a graph, which is called to the electrocardiography means ECG. From the ECG your doctor can be make out which the chamber of the heart is not contracted to relax properly and the suggestion the treatment of accordingly. There is ECG is the most important. There is a conform to their heartbeat on graph. दोस्तों यहाँ पर जो है रुधिर और हृदय से संबंधी विकार, देखिए ये काफ़ी डेंजरस होती है क्योंकि रुधिर और हृदय से संबंधी विकार जो है ये तो आपको पता है कि जनरली क्या होती है। ये पे आपको हाइपरटेंशन याद होगा और लो ब्लड प्रेशर होती है। तो कहते हैं रक्तदाब से तो यही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर आती है और लो ब्लड प्रेशर तो बनी रहती है। ये जनरल बीमारी है, ये कोई बड़ी बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, आपको आम देखने को मिलेगा। कहते हैं लोगों के उच्च रक्तदाब से पीड़ित होते हुए आपने सुना ही होगा, इसमें जो है लोगों में रक्तदाब सामान्य 120 से 75 से अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी आपको पता है जनरली जो है नॉर्मल जो है 120 से 75 होती है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें ±5 लिया जा सकता है। उच्च जो है रक्तदाब की स्थिति को जो है हाइपरटेंशन कहा गया है। उच्च रक्तदाब को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जो होती है मैक्सिमम जो होती है तनाव से होती है, मोटापा से होती है और अधिक आयु अथवा संतुलित आहार करने से। देखिए आहार जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हाइपरटेंशन के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। कहते हैं हृदय से संबंध अन्य विकार जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है दोस्तों ये होती है, और दूसरा जो होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है कभी कभी जो है विशेष रूप से जबकि लंबी अवधि तक जो है अधिक मात्रा में तला हुआ भोजन किए जाने से होता है। आप सोचते हो कि तला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है? नहीं दोस्तों, ये हमारे शरीर में जो होता है हमारे जो है कैपिलरीज होती है उसमें जो है फैट जमा देता है, जिसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन की शिकार बंदा हो जाता है। तो इसमें तला हुआ भोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब धमनियों की भीतरी भित्ति में बासा जमने लग जाता है, आपने देखा कि जो हमारा धमनियाँ होती है जो बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड पहुँचाती है, उसमें जो होता है फैट जमा हो जाता है। क्योंकि आपके ब्लड में फैट रहेगा तो फैट तो जनरली सी बात है जमा होगा ही होगा, और जब फैट जमा हो जाएगा तो आपको हार्ट को बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वो बहुत
जो है टाइटली उसको पंचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगा, जिसको वजह से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होना स्वाभाविक हो जाती है। तो याद रखना कि तला हुआ चीज़ कम से कम खाओ, तो आपके लिए बहुत ही शरीर जो है स्वस्थ रहने की एक साधन बन सकता है। और इस प्रकार जो है जवाब और एथोरोमा कहते हैं, और इस जवाब को जो हम नाम दिए हैं बीमारी का, वो दिए हैं एथोरोमा। एथोरोमा जो होता है बासा जम जाने की वजह से जो है एथोरोमा नाम की बीमारी हो जाती है। कहते हैं विकार को एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं। जब ये विकार उत्पन्न हो जाती है तो इसको हम नाम दिए हैं एथेरोक्लोरोसिस। एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय के रक्त पहुंचाने वाली धमनियों की अवकाशित संकड़ी पड़ जाती है, और जिसके जो है फलस्वरूप हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। यानी संकड़ी का मतलब दोस्तों यही होता है कि बहुत ही कम मात्रा जगह मिलती है ब्लड को पास आउट होने के लिए, तो बहुत संकड़ी हो जाती है, बहुत तंग हो जाती है ब्लड जाने के लिए। तो इसकी वजह से जो है हार्ट को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। अब जनरली ये भी बात समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई पाइप में अगर गंदगी भरा हुआ है तो आप देखोगे कि उसका पानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है। सेम ब्लड में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ से ब्लड तो हार्ट हमारे बॉडी तक भेजता है, लेकिन क्या होता है फैट जम जाने की वजह से आगे ट्रांसफ़र करने में बड़े ही तकलीफ़ होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है हमारे हार्ट को और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। आपने इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए आपने मोटर चलाया लेकिन पानी ऊपर पहुंच नहीं रहा है। रीजन क्या है? या तो पाइप आपका बहुत मोटा होगा, या हो सकता है उसमें कचरा भरा हुआ होगा, या प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो प्रेशर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर को अपना और भी स्पीड चखना पड़ेगा। तो यही बात होती है। हार्ट जो होता है ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है जहाँ ज़रूरी होती है, तो हार्ट जो है तेज़ी से उसको पंपिंग करने की कोशिश करती है और आपके हृदय तक बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और ये सब कारण जो होता है आपको फ़ैट की वजह से। तो याद रखना फ़ैट जितना भी हो सके कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके। कहते हैं कभी कभी ये भी होता है कि बढ़ती हुई आयु के साथ साथ धमनियों की भित्तियाँ सख्त हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जो धमनियाँ होती है उसकी जो भित्तियाँ होती है थोड़ा सख्त हो जाती है। तो होना जनरल सी बात है, और इसमें जो है लचीलापन नहीं रह जाती है, क्योंकि नर्व्स को लचीलापन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके नर्व्स जो होते हैं थोड़ा टाइट होते हैं और उभरे हुए होते हैं। इसके अलावा हृदय को रक्त पहुँचाने वाली धमनियों की भित्ति के भीतर की तरफ वासा जमा हो जाती है, जो कि जनरली अभी हमने बात किया था। इसी स्थिति को जो है एटरोक्लोरोसिस ध्वनि कठिनाई कहते हैं, जिसके कारण हृदय सामान्य जो है कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। और इस स्थिति में निपटने के लिए हृदय की धमनियों की अवकाशिकी को और जो है भीतर नली का एक टुकड़ा स्टोल लगाकर जो है चौड़ा कर दिया जाता है। इसे जो है बलूनिंग जो है एजोफ्लास्टिट यानी बलून द्वारा वायु की संदर्भक्रम कहते हैं। कभी कभी जो है धमनियों को ही बदल देना पड़ता है, और इस उपचार को जो है हाई बाइट पास कहते हैं, हाई हार्ट बाईपास कहते हैं। यानी जब हम धमनियों को ही बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ट बाईपास यानी हृदय उपमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है बीमारियां हैं, डिसऑर्डर हैं, जिसके बारे में शायद आपको पहले पता भी ना था, अब जो है आपको अच्छे से पता हो गया होगा। उसके पश्चात अगर हम धमनियों के जो है हृदय के बारे में पता करना चाहते हैं कितना धड़क रहा है, तो उसके लिए जो है ईसीजी होता है। ईसीजी तब करवाया जाता है जब व्यक्ति ये शिकायत करता है कि मेरा धड़कन जो है तेज रहता है। तो इसको जो है आपको पता है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, यानी विद्युत हृदय लेखी कहते हैं। हिंदी में इसको विद्युत हृदय लेखी कहते हैं। वो मशीन है जो हृदय संपंदन को एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। इस ग्राफ को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियल डायग्राम कहते हैं, यानी ईसीजी के नाम से जाना जाता है। ईसीजी जो है किस तरह से जो है चिकित्सक यह पता लगा सकता है कि हृदय का कौन सा कक्ष ठीक प्रकार से संकलित अथवा स्थिर नहीं हो रहा है, और इसी के अनुसार जो है उपचार का सुझाव भी देता है। तो ईसीजी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। ठीक है, और ईसीजी के साथ जो है हमारा टॉपिक भी और चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो है हम इसके 16 चैप्टर में मिलेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वहाँ लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे और जो है मानवीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, तो बहुत ही वो भी चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पान स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है, या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को,
ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, त्रिपान स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।